हाँ नेक्स्ट टॉपिक जो है अपने पास दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हाउ डू वी रिप्रेजेंट, हम बोलते हैं कोई भी रियल नंबर जो होता है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन जो अपनी होती थी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बीच में जीरो होता था, जीरो के राइट में पॉजिटिव नंबर्स आते थे, जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स आते थे। ठीक है, तो उसमें हमसे बोला जा रहा है कि हाउ डू वी रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो या √7 हो, कुछ भी ये नंबर जो है इरेशनल, उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम थोड़ा बहुत जो लेते हैं, एक तो ज्योमेट्री का यूज लेते हैं, थोड़ा यूज हम लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम का राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पे, क्योंकि जनरली जो भी रूट वाले नंबर होंगे तो हम उनको विजुअलाइज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अ राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के फॉर्म में। कि भाई जैसे √2 है तो √2 का मेजरमेंट मैं विजुअलाइज करने के लिए या मैं जानने के लिए कि ये √2 नंबर कहाँ जनरेट हो सकता है, तो मैं क्या देखता हूँ कि अगर मैं क्या करूँ, ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, मैं एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं जिसकी जो परपेंडिकुलर साइड है वो दोनों साइड अगर 1 यूनिट और 1 यूनिट की ली जाए। बोलो भाई, अगर परपेंडिकुलर साइड दोनों की लेंथ मैंने क्या ली थी 1 यूनिट, तो जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ आएगी वो क्या आएगी बताओ। हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे कि नहीं। तो अगर मैंने बोला कि हाइपोटेन्यूज x है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती थी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बची दोनों साइड के स्क्वायर का सम, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, x स्क्वायर अगर 2 आ रहा है तो दैट मींस x की वैल्यू क्या हो गई √2। तो अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ये वैल्यू क्या हो गई, यानी ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ विल रिप्रेजेंट √2 लेंथ, √2 यूनिट जो है वो इस हाइपोटेन्यूज से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो दैट मींस अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दूं जिसकी परपेंडिकुलर साइड 1 यूनिट और 1 यूनिट की ली जाए, तो जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है दैट विल रिप्रेजेंट √2 लेंथ। ठीक है, अब इस चीज को यूज करेंगे हम नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे कैसे यूज करोगे भाई, जैसे सपोज हमने बोला कि हमने नंबर लाइन बना दी एक, ये हमारी नंबर लाइन है, इसमें लेट से यहाँ पर कहीं पर हमारा 0 है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट हमने ये 0 वाला लिया। अब इस पे आगे हम इस नंबर लाइन पे वी विल क्रिएट अ ट्रायंगल, इस तरह का एक ट्रायंगल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का ट्रायंगल क्रिएट करने के लिए हमने बोला कि भाई 0 से 1 यूनिट लेंथ हमने आगे ले ली, कि सपोज ये 1 मार्किंग है। अब इसका जो यूनिट है, जो स्केल आप लोग वो यहाँ लिख सकते हो कि सपोज, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्केल के थ्रू बनाओगे तो 1 सेंटीमीटर तो छोटा सा होता है, तो उस पर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल होगा। तो आप यहाँ मेंशन कर दो कि आप जो स्केल यूज कर रहे हो, कि जैसे आपने बोल दिया कि नंबर लाइन पे जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर है, तो वो आप हो सकता है 2 सेंटीमीटर ले लो या 3 सेंटीमीटर ले लो या 1 इंच ले लो, है ना। जो भी कंफर्टेबल लेंथ आपको लगे वो बता दो कि 1 यूनिट आप किसको मान रहे हो। ठीक है, 1 unit can be taken as 5 centimeter also, 1 unit can be taken as 1 inch also, 1 unit can be taken as 2 inch also। जो भी तुम्हारे पेज के हिसाब से कंफर्टेबल लगे वो लेंथ ले लो, बस इतनी लो कि थोड़ी सी बड़ी लो जिससे कि ठीक ठाक सा ट्रायंगल बन जाए, ये नहीं कि उसके अंदर ही उसको जो कि इतना छोटा सा लिया कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पता चला। तो हमने जैसे एक स्केल की यूनिट क्या ली, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 इंच, तो ये 1 इंच पे 1 मार्क कर दिया हमने। ठीक है, नाउ तो ये एक तरह से आपकी क्या साइड हो गई, OA एक साइड हो गई है ट्रायंगल की, ये 1 यूनिट की। अब मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना, तो यहाँ से अब 1 यूनिट जो हमारी मार्किंग आ गई, इससे हम क्या करेंगे बोलो 90 डिग्री पे एक और साइड कंस्ट्रक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर साइड कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब वो 90 डिग्री का एंगल जो है वो आप कंपास के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हो या डायरेक्टली प्रोटेक्टर D जो होता है आपके पास, D से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो सपोज मैंने बोला कि मैंने ये परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर दिया और ये परपेंडिकुलर ये कहीं जाके मेरा 1 यूनिट हो गया सपोज। ठीक है, ये भी मेरा क्या हो गया 1 यूनिट का हो गया, दैट मींस स्केल पे यानी ये भी कितना हो गया 1 इंच हो गया। ठीक है, तो ये मेरा एक परपेंडिकुलर बन गया, तो ये दोनों साइड अब मेरी 1 यूनिट की हो गई। अब दोनों साइड 1 यूनिट की हो गई, तो अब इनमें चाहे तो मार्किंग आप ऐसे अलग दिखा दो, 0 के ऊपर O लिख दो,
ये पॉइंट को हम ए लिख देते हैं, ये पॉइंट को हम बी लिख देते हैं। तो ओ ए बी में मेरा राइट एंगल क्रिएट हो गया। तो अब मैं हाइपोटेन्यूज के लिए क्या कर दूंगा, ओ से बी को बोलो ज्वाइन कर देंगे। ओ से बी को हमने ज्वाइन कर दिया। तो अब मेरे को पता है कि ये ओबी लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ √2 हो जाएगी। तो दिस लेंथ इज नाउ √2। अब ये √2 लेंथ मतलब मेरे को ये पता लग गया कि ओ से बी का डिस्टेंस कितना है, स्क्वायर √2 लेंथ है। मेरे को √2 को रिप्रेजेंट करना है किस पे, लेकिन नंबर लाइन पे। मेरे को नंबर लाइन पे ऐसा पॉइंट बताना है जो क्या रिप्रेजेंट करे √2। तो अब इससे आप क्या कर दोगे, कंपास का यूज करके आर्क एक बना दो, है ना। जैसे ये कंपास लिया हमने, इसका सेंटर मतलब पिन पॉइंट जो कंपास का है वो ओ पे रखा, ठीक है भाई। और ये रेडियस मार्क किया हमने पूरा, बोलो ये इस तरह से मार्क कर दिया। ओबी लेंथ मेरी आ गई पूरी, ये √2 लेंथ मिल गई मेरे को। अब इससे क्या ड्रॉ कर देंगे हम, विल ड्रॉ एन आर्क। बेसिकली एक सर्कल बना रहा हूं अब मैं, ओ पे सेंटर लेके एक ये सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने जो नंबर लाइन को काटेगा। सर्कल ड्रॉ करने का पर्पस क्या है, क्योंकि सर्कल पे जितने भी पॉइंट हो गए उनका ओ से डिस्टेंस हमेशा कितना रहेगा, फिर √2 ही रहेगा। सर्कल का सेंटर से डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो ओ से बी अगर √2 है तो इस आर्क पे सारे पॉइंट जो है ओ से वो कितने डिस्टेंस पे है, √2 डिस्टेंस पे ही, राइट। ये आर्क ऐसे ही ड्रॉ हो गया। तो ये आर्क से आपका क्या हुआ, ये ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, वैसे आपने सिर्फ ये काटना था। ये कैसे ज्वाइन हो गया, तो वापस ये लाइन नहीं होएगी ज्वाइन वैसे, है ना, वो क्यों रही है पता नहीं। मतलब कुल मिला के हमारा ये आर्क बन गया। अब ये आर्क ने नंबर लाइन को जहां भी काटा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आपका दिस पॉइंट विल बी √2 रिप्रेजेंटेड बाय सी पॉइंट बोल सकते हो उसको, कि ये जो सी पॉइंट आ गया, क्योंकि ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस, क्योंकि ओ बी क्या था, ओ बी आपका √2 था, तो ओ सी भी क्या हो गया, ओ से सी का डिस्टेंस भी क्या हो गया, √2 हो गया। और ओ आपको क्या रिप्रेजेंट, ओ आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, 0। तो 0 से सी तक का डिस्टेंस √2 है, इसका मतलब सी पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, √2 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बस यहाँ पर देयरफॉर लिख दोगे, देयरफॉर सी रिप्रेजेंट्स √2 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, समझ आ रही है बात ये। क्या हो गया भाई, कंपास मांग रहे, कोई बात नहीं, कंपास का अपना समझ लो पहले, कंपास से अपना आराम से प्रैक्टिस करना घर पे, अगर कंपास नहीं लाए हो तो। ठीक है भाई। अब ये जैसे √2 ड्रॉ हो गया, सर हम ऐसा भी कर सकते हैं, वो 0 की जगह हम -1 कंसीडर करें और ये 1 की जगह हम 0 कंसीडर करें, और फिर आर्क जो बनाए हम वो इस 0 से बनाए और यहाँ तक करें, तो भी वैल्यू तो √2 ही रहेगी। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो आर्क किससे खींचोगे, सेंटर किसको लोगे, इसको जहाँ पे आपने 1 लिखा हुआ है उसको 0 लेके और वहां से आर्क लेके उसी मतलब ट्रायंगल बनाया, कंपास में वो किया, फिर उसी मेजरमेंट को यहाँ पे लेके और उससे आर्क बनाया। नहीं तो यहाँ से 1 से आर्क कैसे क्यों बनाओगे, सर उसको -1 लेके इसको 0 लेके, ताकि एक्सटेंडेड लगे और अच्छे से समझ में आए। -1 वो तो पीछे ले लिया, मतलब -1 आपने जहाँ पे 0 लिख रखा है, हाँ वहाँ पे अगर -1 लिया, हाँ, अगर यहाँ पे -1 यहाँ -1 लिया, फिर यहाँ 0 हो गया, फिर ये जो क्या कहते हैं ओबी की अब जो ट्रायंगल बना रहे हो -1 से 0 पे बेस ले रहे हो क्या, हाँ। -1 से 0 पे बेस लोगे तो फिर 0 से 1 पे ये ट्रायंगल बनेगा, तो ये -1 से ये इधर बनेगा। नहीं सर, -1 से इधर ना ओ से बी करेंगे, फिर ओ से बी जो ओ पे हमने पिन रखी हुई है, हम उसको उस पिन को सेम आर्क डिस्टेंस के साथ ए पे रखेंगे और फिर उससे आर्क कट कर देंगे। फायदा क्या होगा उससे, सर वो अच्छे से डिस्टिंक्टेड लगेगा ना, इसमें क्या है वो घिच पिच हो जाता है। तो तभी तो मैं बोला स्केल बड़ा यूज कर लो ना।
स्केल बड़ा यूज कर लो, क्योंकि बात तो वही, आप तो आपने ये मेजर कर दिया, यही बोल रहे हो ना। अब उससे फिर आप यहाँ पर अगर अलग आर्क ड्रॉ कर रहे हो थोड़ी सी आगे आएगी, वो आगे आएगी, लेकिन फिर वो समझ में नहीं आएगी ना वो कि भाई वो आर्क कहाँ से बनाई फिर तुमने, या ट्राइंगल तो यहाँ कंस्ट्रक्ट हुआ, आर्क आगे से है। मतलब वो एज अ एग्जामिनर, अब तुम्हारे टीचर ने वैसा कराया तो अलग बात है, लेकिन नया टीचर के पास अगर तुम्हारी कॉपी जाएगी तो फिर हो सकता है कि वो ये नहीं समझेगी कि ये आर्क किसने यहाँ कब से ड्रॉ कर दी, ट्राइंगल यहाँ बनाया है। ठीक है, तो स्केल आप बड़ा यूज करो तो कोई घिचपिच नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। रूट 2 समझ आ गया? हाँ भाई, अब रूट 2 के साथ में सीक्वेंशियली आप इस तरह से एक एक करके इरेशनल नंबर्स बना सकते हो। जैसे रूट 2 के बाद में अगर मेरे को क्या रिप्रेजेंट करना है, सपोज नाउ रूट 3। अब रूट 3 के लिए मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं एक ऐसा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लूं जिसकी एक साइड तो रूट 2 हो और एक साइड 1 यूनिट हो। सर आप उसके हाइपोटेन्यूज को बेस ले लेंगे और फिर वन हाँ, मतलब वही चीज बता रहा हूँ, तो वो रूट 3 का क्यों, क्योंकि अगर एक साइड रूट 2 लेंथ की होगी, एक साइड 1 होगी, तो फिर से मैं अगर ये x हाइपोटेन्यूज मानूंगा तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या रिलेशन बनेगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू बची दोनों 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, यही होगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 2 यानी 3। तो x स्क्वायर की वैल्यू 3 आई, तो यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 3। यानी हाइपोटेन्यूज विल बी रूट 3 if we take a right angle triangle with perpendicular sides as root 2 and 1। अब रूट 2 हम ऑलरेडी ले चुके, बना चुके हैं कि नहीं, बोलो। अब ये रूट 2 तो बना ही हुआ है साइड, तो आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर दो, b पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। हाँ भाई, b पे कितने यूनिट का, 1 यूनिट का अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस तरह से, सपोज ये b पॉइंट था, b से हमने यही 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ऐसा कुछ बना दिया। ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर, प्रोटेक्टर का या d का यूज करके या कंपास का यूज करके कर सकते हो। तो अब ये OB से हमने B से फिर से 1 यूनिट लिया है। ठीक है, तो वी गॉट दिस पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज D, ये पॉइंट मेरे पास D आ गया। तो अभी जो हमने वो ट्राइंगल बनाया था कि एक साइड रूट 2 लेंथ की हो गई और एक साइड 1 यूनिट लेंथ की होगी परपेंडिकुलर, तो ऑटोमेटिकली जो हाइपोटेन्यूज बनेगा, यानी O से अगर मैं अब D को ज्वाइन कर दूंगा तो आई विल गेट दिस लेंथ एज रूट 3। ये लेंथ मेरे पास क्या हो गई, रूट 3 हो गई। और जैसे ही अब ये लेंथ रूट 3 पता लग गई तो फिर से मैं क्या करूंगा, कंपास, वही कंपास उठाएंगे तो भाई D तक रखेंगे, O पे सेंटर, D तक का रेडियस ले लेंगे एंड देन विल ड्रॉ एन आर्क अगेन। ये फिर से हमने एक आर्क ड्रॉ कर दिया। ठीक है, नाउ ये जो आर्क ने नंबर लाइन को जिस भी पॉइंट पे काटा, इस पॉइंट पे काटा, तो ये पॉइंट सपोज E हो गया, तो दिस E पॉइंट विल रिप्रेजेंट व्हाट, रूट 3, क्योंकि OD रूट 3 था और OE भी रूट 3 होगा, क्योंकि दीज आर रेडियस ऑफ द सेम आर्क। ये OD और OE बराबर क्यों है भाई, कोई पूछे कि OD और OE बराबर क्यों है, क्योंकि दीज आर रेडियस ऑफ सेम आर्क्स, सेम आर्क। और सर फिर इसे एक्सटेंड कर दो, इसे एक्सटेंड कर, इसे जैसे बाद के नंबर्स निकाले, जैसे √5। हाँ, मतलब अब इसके बाद ऐसे ही यही प्रोसेस चलाते जाओ, एक एक करके आपको मिलता जाएगा ना, कि अब सपोज रूट 3 पे मैंने 1 यूनिट बना दिया, देन आई विल गेट रूट 4, वो तो 2 पे मार्किंग आ जाएगी आपकी सीधे। फिर जैसे रूट 4 मिल गया तो रूट 4 पे 1 का परपेंडिकुलर बना दिया, तो यू विल गेट रूट 5 पे 1 परपेंडिकुलर, रूट 6 पे 1 परपेंडिकुलर। मतलब यही प्रोसेस फॉलो करते जाओ तो यू विल क्रिएट अ स्पाइरल, वो जो आप बोलते हो स्पाइरल बन जाता है। तो इस तरह से वो इसी प्रोसेस को लगातार फॉलो करते जाओ, हर बार हाइपोटेन्यूज पे, हर बार जो हाइपोटेन्यूज आ रहे हैं उसमें क्या करते जाओ, 1 यूनिट परपेंडिकुलर बनाते जाओ। हाइपोटेन्यूज जो आता जाएगा वो इस तरह से ही आता जाएगा कि पहला हाइपोटेन्यूज रूट 2 आया, अगला रूट 3 आया, अगला रूट 4 आ जाएगा, अगला रूट 5 आ जाएगा, अगला रूट 6 आ जाएगा, अगला रूट 7 आ जाएगा। तो ये सीक्वेंशियल प्रोसेस जब फॉलो करोगे तो यू विल क्रिएट अ स्पाइरल ऑन दिस नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे वो स्पाइरल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक एक करके सारे आपके इक्वेशनल नंबर्स कॉन्सेक्यूटिवली आते जाएंगे। ठीक भाई, नीचे वाली डिस्टेंस 2 ले और ये लंबी वाली
डिस्टेंस 1 ले हाँ, वो तो है ही। दोनों से वो तो बिल्कुल। अब भाई एकदम से सीधा क्वेश्चन जब आ जाएगा, सपोज आपको बोल दे कि भाई आपको सीधा ये बीच में से भी कोई कुछ उठा के दे सकता है ना, है कि नहीं? सपोज आपको सीधा बोल दिया कि क्वेश्चन ने कि बताओ भाई √10 रिप्रेजेंट करो। हाँ, क्वेश्चन ने क्या बोला है हमें? रिप्रेजेंट √10 ऑन द नंबर लाइन। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को पूरा वापस वो √2 √3 √4 √5 √6 √7 √8 √9 √10 एक एक करके पहुंचना है। आपको सीधा सोचना क्या है कि मेरे को √10 रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब मेरे को ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल सोचना है जिसका हाइपोटेन्यूज √10 हो सके। और हाइपोटेन्यूज √10 किस कॉम्बिनेशन में, कौन से इंटीजर्स, कौन से नेचुरल नंबर्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन से बना सकते हो? हाँ भाई, 1 यूनिट और 3 यूनिट का कॉम्बिनेशन अगर मैं लूंगा तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। तो आपको ऐसे इंटीजर सोचने हैं जिनके स्क्वायर्स का सम कितना आ जाए आपका 10 आ जाए। तो ऑटोमेटिकली जो हाइपोटेन्यूज होगा फिर वो क्या बन जाएगा? √10 बन जाएगा। बोलो, समझ आ रही है बात? तो कई बार ऐसा होगा कि डायरेक्टली ये 3 1 का कॉम्बिनेशन बन जाए, कई बार हो सकता है नेचुरल नंबर के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बने, तो वहां पर आपको √2 के कॉम्बिनेशन या √3 के कॉम्बिनेशन से जनरली मिल जाएगा, है ना? क्योंकि √2 तो एक बार में बन जाता है ना, 1 यूनिट लेके बन जाता है। √2 √3 तो स्टार्टिंग में बन ही जाते हैं अपने पास। तो नॉर्मली आपके 1 √2 √3 के कॉम्बिनेशंस के साथ में रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर जनरेट हो जाता है। बस थोड़ा सा दिमाग यही लगाना है आपको कि परपेंडिकुलर साइड्स की लेंथ क्या ली जाए जिससे कि आपका ये रूट जनरेट हो जाए। तो आपको ऐसा ही सोचना है कि कौन सी दो साइड्स के स्क्वायर का सम, है ना, वो नंबर के बराबर आ रहा है जिसका रूट आपको निकालना। ठीक है, बना दो जल्दी से जैसे √10 बना दो कॉपी में। स्क्वायर रूट ऑफ 10। हाँ, अभी कंपास नहीं है तो नॉर्मल वैसे स्केल का यूज करके बना दो भाई। रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 10 ऑन द नंबर लाइन करना है। नंबर लाइन ड्रॉ करो, उस पे 0 मार्किंग करो, 0 से फिर आगे 3 यूनिट ले सकते हो। हाँ, 3 यूनिट हॉरिजॉन्टली ले लिया नंबर लाइन पे और 1 यूनिट का परपेंडिकुलर खींच लिया, तो हाइपोटेन्यूज विल बिकम √10 और उससे फिर आर्क बना देंगे। उससे फिर आर्क ड्रॉ कर देना। रफली कंपास नहीं है तो रफली ऐसे ड्रॉ कर देंगे। √10 के बाद √18 बनाना भाई। √10 के बाद then you have to represent square root of 18 on number line।